नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम लोगों को बात करना है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। मतलब हम लोगों ने कल दो कंडीशन में देखा था, एक एक्सियल कंडीशन पर, मतलब जहाँ पर उसके डायपोल के सीधे किसी पॉइंट पर, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, सीधे किसी पॉइंट पर क्या चीज़ देखा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर इस डायपोल के कारण। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा देखा था इसके सेंटर से सीधे 90 डिग्री ऊपर, जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल या ब्रॉड ऑन पोजीशन। इस पोजीशन पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा था। तो क्या दुनिया में यही दो पॉइंट्स है, एक यहाँ और एक यहाँ? जी बिल्कुल नहीं। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ठीक, तो किसी एंगल के साथ इंक्लाइनेशन कर रहा होगा, मान लेते हैं वो पॉइंट सेंटर से किसी एंगल के साथ इंक्लाइन कर रहा होगा, ऐसे थीटा एंगल के साथ, और कुछ डिस्टेंस पर होगा, आर डिस्टेंस पर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वहाँ पर इंटेंसिटी क्या पड़ता है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। मेरा नाम है आशीष कुमार बंसोर, भिलाई फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा एक डायपोल के बारे में, और डायपोल में निगेटिव यहाँ पर रख लेते हैं, पॉजिटिव इस पॉइंट पर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, 2L का। मीन्स सेंटर से L डिस्टेंस पर निगेटिव चार्ज रहता है और सेंटर से L डिस्टेंस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं किसी एक ऐसे पॉइंट को जो इससे इंक्लाइंड है 90 डिग्री नहीं, ना ही 0 डिग्री, इंस्टेड ऑफ 90 और 0 ये है थीटा एंगल पर इंक्लाइंड। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस सेंटर से है r। ठीक है, सेंटर से r, और इंक्लाइनेशन है थीटा। ठीक है, ये हो गया थीटा इंक्लाइनेशन। अब कैसे फाइंड आउट करना होगा हमें इस पॉइंट के लिए? मान लीजिए इस पॉइंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पर टेस्टिंग चार्ज Q0 को रखा गया है, तभी इंटेंसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे ना हम लोग। हाँ, अब बताइए कैसे फाइंड आउट करें हम लोग इंटेंसिटी। देखिए सबसे पहली बात तो डायपोल मोमेंट जो होता है उसका डायरेक्शन होता है कहाँ से कहाँ, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, ऐसा होता है डायरेक्शन। दिक्कत यहाँ पर यह होता है इस वाले कंडीशन में कि हम लोग माइनस से डिस्टेंस या प्लस से डिस्टेंस इस पॉइंट का निकाल नहीं पाएंगे, और क्योंकि निकाल नहीं पाएंगे तो हम लोग सीधे माइनस चार्ज के कारण और सीधे प्लस चार्ज के कारण कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ये भी नहीं जान पाएंगे, सीधे इंडिविजुअल चार्जेस के कारण। तो हम लोगों को डायपोल को एक साथ वर्क करना पड़ेगा, मतलब पूरे डायपोल का एक्शन एक साथ होगा यहाँ पर। तो डायपोल का एक साथ एक्शन होगा का मतलब, अब देखिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये जा रहा है डायपोल मोमेंट। क्या इस डायपोल मोमेंट को, जिसको मैं P से डिनोट करता हूँ, छोटे p से, ऐसे ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स को क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या होते हैं किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट? जैसे ये एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट क्या होगा? इसका कंपोनेंट होगा, एक तो पहला, अगर मान लीजिए ऐसा कोई वेक्टर गया हुआ है, ठीक, तो इसके कंपोनेंट होते हैं, इससे जस्ट रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं, ऐसा ऐसा, याद है आपको? वेक्टर वाले में पढ़ते थे ना हम लोग वही है ये। ठीक, क्या है एक्चुअल में ये जो कंसीडर कीजिए, ये जो वेक्टर है ऐसा गया हुआ है, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट निकलते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा जो इस वेक्टर के साथ, ये वेक्टर p है तो p cos थीटा कहलाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट p sin थीटा कहलाएगा।
ठीक है। थीटा इंक्लाइनेशन के साथ बेस के साथ कोई वेक्टर जा रहा है तो उसका कंपोनेंट 2 बन जाता है। इनको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या फिर इनको कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। 2 कंपोनेंट हमेशा फाइंड आउट रहते हैं हमारे वेक्टर के, ठीक है। तो ये अगर वेक्टर है तो इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और एक इससे 90 डिग्री बनाता हुआ ये डायरेक्शन में जाएगा। दिख रहा है ये पूरा 90 डिग्री बना रहा है, बीच से P जा रहा है, P का डायरेक्शन -2 प्लस चार्ज है, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। अब या देखिए ध्यान से, थीटा बन रहा है यहाँ पर ये, तो थीटा के साथ जो लाइन लगा हुआ है, जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो क्या बन जाएगा, P cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पर ये बन जाएगा P sin थीटा। ये 2 वेक्टर के कंपोनेंट बन गए हमारे। अब पॉइंट जो P है हम लोगों का, जहाँ पर टेस्टिंग चार्ज रखे हुए हैं, उस पॉइंट के कंडीशन को देखिए, क्योंकि इस पॉइंट पर ही तो फाइंड आउट करना है ना इंटेंसिटी कितना बन रहा है पूरे डायपोल के कारण। तो पूरे डायपोल का जो एक कंपोनेंट मिला हमको P cos थीटा और एक कंपोनेंट मिला P sin थीटा। तो जो P cos थीटा है वो P पॉइंट के साथ कैसे है, सीधे में है, सीधे। तो P cos थीटा इस पॉइंट के साथ एक्सियल पोजीशन पर है क्या, एंड ऑन पोजीशन पर है क्या, कहा जा सकता है। एंड ऑन पोजीशन याद है, कल निकाले थे हम लोग पिछले लेक्चर में। ये एंड ऑन पोजीशन, एक चार्ज यहाँ पर रहता है, एक चार्ज यहाँ पर रहता है, तो इस पॉइंट पर निकाला जाता है, उसको कहा जाता है एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। मतलब उसके सीधे कोइंसाइड रहता है लाइन, इससे भी पैरेलली कोइंसाइड है, पैरेलल उसके सीधे में जा रहा है और कोइंसाइड है, ठीक। तो P cos थीटा जो है, इसको ऐसा लिख लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट, पहला P cos थीटा, ये एक कंपोनेंट है। इसके बारे में जब लिखोगे तो इट इज एक्सियल पोजीशन विथ, किसके साथ एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन विथ ऑब्जर्वेटिव पॉइंट या Q0 चार्ज, टेस्टिंग चार्ज के साथ या पॉइंट P के साथ, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर है P cos थीटा। वैसे ही ध्यान से देखोगे तो P sin थीटा कैसा है, P sin थीटा इस पॉइंट के साथ 90 डिग्री बना रहा है, देखो ये 90 डिग्री बना रहे हैं ना, P sin थीटा 90 डिग्री बना रहे हैं। दूसरा कंपोनेंट कैसा रहेगा, अब भैया ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, तो P sin थीटा 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब P sin थीटा इस वाले पॉइंट के साथ क्या है, किस कंडीशन में है P sin थीटा, इक्वेटोरियल कंडीशन में। इट इज इन इक्वेटोरियल कंडीशन विथ, इक्वेटोरियल पोजीशन या कंडीशन विथ Q0 चार्ज, या पॉइंट P के साथ किस कंडीशन में है, इक्वेटोरियल कंडीशन में है। चलिए ठीक है, तो इससे क्या चीज़ निकल रहा है फिर हम लोगों का, मतलब P cos थीटा से ये को एक्सियल, सॉरी एक्सियल पोजीशन पर है P cos थीटा से, जबकि P sin थीटा से को एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो अब देखिए, इंटेंसिटी ड्यू टू P cos थीटा ऑन पॉइंट P पर P cos थीटा के कारण इंटेंसिटी क्या बन रहा है ये निकालते हैं। तो भैया फिर से लिख दो यहाँ पर, क्योंकि P cos थीटा इज इन किस कंडीशन में है, एक्सियल कंडीशन में है। तो इसके कारण जो लगना है हम लोगों का E1, मान लो इसके कारण इंटेंसिटी 1 ले रहा हूँ मैं, वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, समझ रहे हो। कोएक्सियल में तो आउटवर्ड्स लगता है ना, डायपोल से बाहर की तरफ। तो E1 इक्वल क्या लिखोगे फिर, आपको याद है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, कोएक्सियल के लिए क्या हो जाता था 2P, लेकिन P के जगह क्या लिखूंगा मैं, P cos थीटा अपॉन R का क्यूब, यही लिखेंगे 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब। ये पहला इक्वेशन बना E1 के लिए, ठीक है। अब E2 कैसा बनेगा, इसी पर सबसे ज़्यादा गंभीर चर्चा होती है।
E2 क्रिटिसाइज होता है, ये कुछ क्रिटिसाइज नहीं है भैया। P साइन थीटा कैसा है, इक्वेटोरियल है। आप याद कीजिए जब हम लोग इक्वेटोरियल के लिए निकालते थे, ऐसा करके निकालते थे, याद करो, ऐसा लास्ट लेक्चर में निकाले हम लोग, ठीक। तो एक तो जाता था E प्लस के कारण ऐसा, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज है, और माइनस तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था इस चार्ज को, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऐसा जाता था। अब देखो डायपोल का डायरेक्शन होता है ये, और इंटेंसिटी जा रहा है उसके पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ये है किसका, डायपोल का, P साइन थीटा, तो उसके पैरेलली अपोजिट इस डायरेक्शन में चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। इन दोनों के बीच भी कैसा एंगल रहेगा, 90 डिग्री का एंगल रहेगा ना। इसको थोड़ा सा सीधा बना दीजिए ऐसे, ये E2 का डायरेक्शन हो गया, ठीक। नाउ अब देखते हैं E2 का वैल्यू क्या है, इंटेंसिटी ड्यू टू P साइन थीटा ऑन पॉइंट P, क्योंकि P साइन थीटा जो है कोएक्सियल पोजीशन पर है, किसके साथ, विथ पॉइंट P। इस कारण E2 का वैल्यू क्या आना चाहिए, फिर याद कीजिए क्या होता है, सिर्फ P अपॉन आर क्यूब। पर क्या मैं सिर्फ P लिखूंगा, नहीं, ये तो P साइन थीटा वाला है ना कंपोनेंट, तो P साइन थीटा करके लिखना पड़ेगा आपको। ये हो गया दूसरा, ठीक है। एक हुआ E1 और एक हुआ E2, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब E1 और E2 इंटेंसिटीज हो गए दो हमारे, नेट इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा हम लोगों को। E1 के कारण और E2 के कारण कितना नेट इंटेंसिटी बन रहा है। आइए नेट इंटेंसिटी पर बात करते हैं। वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्या होगा बताइए, E नेट इंटेंसिटी कैसे निकालते थे हम लोग, E के वैल्यू को वेक्टर रिजॉल्व करते थे तो अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस कितना थीटा। अभी थीटा लिख देता हूँ मैं, लेकिन ये थीटा होगा कितना, मैं बताया ना इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है भैया, परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। तो कॉस क्या होना है, कॉस होना है ये 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है भैया, कॉस 90 तो 0 होता है। अब कॉस 90 0 मतलब ये पूरा टर्म क्या एलिमिनेट हो जा रहा है, मतलब ही नहीं है उस पूरे टर्म का, तो वो टर्म का मतलब नहीं है, मतलब E का आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। पुट कर दीजिए E1 और E2 के वैल्यू को, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट 2p cos थीटा अपॉन r का क्यूब, ये पूरे का क्या स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट p साइन थीटा अपॉन r क्यूब, इस पूरे का क्या स्क्वायर, ठीक है। चलिए E इक्वल क्या होने का है, फिर देखिए जो चीज़ें कॉमन निकल रही हैं उनको निकाल लेते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में कॉमन निकल रही हैं उनको निकाल लीजिए। 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, एक तो P निकल रहा है, एक R क्यूब निकल रहा है, इनका स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर कट के पूरा बाहर निकल जाएगा अगले टर्म पे, ठीक है। यहाँ पर बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, 2 है ना ऊपर से, मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो E क्या बनेगा फिर फाइनल में, देखिए यहाँ पर से इस पूरे के स्क्वायर है तो इसको निकाल दे रहा हूँ बाहर पर मैं, P अपॉन आर क्यूब, अंदर में सिर्फ बच रहा है क्या, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच रहा है अंदर में। इसको और कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखते हैं। 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट P अपॉन आर क्यूब,
ठीक है, ये 4 cos स्क्वायर थीटा है और एक साइन स्क्वायर थीटा है। इसको मैं 3 cos स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, ये 4 हो गए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। तो ई क्या बना फिर 1/4 पाई ई नॉट पी आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रहा इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आपका न्यूटन पर कूलॉम। मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब डायरेक्शन बताना जरूरी है इस नेट इंटेंसिटी का। तो डायरेक्शन क्या होगा भैया, सिंपल सा बात है, ऐसा कुछ होगा, लेकिन कितना, अब कितने को हम कैसे बताएं, इसको अल्फा ले लेते हैं। चलो E1 से अल्फा एंगल पर जा रहा होगा नेट इंटेंसिटी इनके बीच से E, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ E फाइंड आउट करते चलिए। जब डायरेक्शन फाइंड आउट करना होता है हमको, तो tan अल्फा फाइंड करते हैं हम। tan अल्फा क्या होना चाहिए फिर, उस वाले पूरे ट्रायंगल पर ध्यान दोगे अगर, तो अगर ये ट्रायंगल बनाएगा तो ऐसा कुछ बनाएगा। ये कौन सा वेक्टर है, ये यही वेक्टर है, मतलब ये E1 है और ये E2 है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 90 डिग्री, पैरेलली बना दिया हम इसके जस्ट, ठीक। तो tan अल्फा क्या होना चाहिए यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल अपॉन बेस। अब बेस क्या होगा, बेस लाइन होगा E1, लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा E2, तो E2 अपॉन क्या बन रहा है E1, लॉन्गिट्यूडनल अपॉन बेस, ठीक है। निकालते हैं tan अल्फा का वैल्यू फिर। E2 क्या है आपका, देखो E2 का वैल्यू ये है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट P साइन थीटा अपॉन R का क्यूब अपॉन E1 क्या है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट 2P cos थीटा अपॉन R का क्यूब। क्या क्या चीज़ें कट जा रही है भाई इसमें से, ये पूरा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट कट रहा है, P कट गया, R क्यूब कट गया, तो क्या बच रहा है फिर tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा बच रहा है हाफ 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब tan थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। ये बन रहा है आपका एंगल, मतलब जितना भी एंगल रहेगा ये थीटा, जितना इंक्लाइनेशन है उसका हाफ कर देना है। इंक्लाइनेशन ही तो होता है ना, स्लोप ही तो होता है tan थीटा, तो स्लोप का क्या कर देना है, आधा कर देना है आपको, ठीक। चलो अब इसके कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं भैया। स्पेशल कंडीशंस क्या होते हैं, अब ये हम लोगों ने डायरेक्शन भी बता दिया ना नेट इंटेंसिटी का, tan अल्फा का डायरेक्शन भी बता दिया और ये मैग्नीट्यूड भी बता दिया। इन दोनों पर ही बात करते हैं। आइए, सबसे पहला पॉइंट, तो अगर मान लीजिए मैं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेता हूँ, मान लो थीटा इज 0 डिग्री, तब क्या होना चाहिए। अब सोचिए थीटा अगर मैंने 0 लिया है तो वो डायपोल जो है आपका उसके साथ तो कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, कोई एंगल नहीं बना रहा है, मतलब कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मतलब उसी लाइन पर जा रहा है। अरे भैया थीटा, ये थीटा है जो वो 0 डिग्री हो रहा है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, समझ रहे, थीटा ही नहीं बचा ना, तो पॉइंट इधर आ गया P पॉइंट। तो ये क्या कोई एक्सियल वाला कंडीशन बन रहा है क्या डायपोल के साथ, एक्सियल कंडीशन बन रहा है एक्सियल पोजीशन पर। तो इक्वेशन किसका आना चाहिए, जब थीटा मैं 0 रखूँ तो उसी का इक्वेशन आना चाहिए 2P/R³ वाला। चलिए रख के देखते हैं हम लोग। पहला स्पेशल कंडीशंस है या नोट कर सकते हैं हम लोग, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, उस कंडीशन में इन दैट केस, इस केस में क्या होगा, पॉइंट P विल कोइंसाइड विथ डायपोल एट R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना, ऐसे ही करेगा। तो देन इक्वेशन, अब देखो अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 बिकम, उस केस में इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा फिर आपका, उस पर थीटा 0 रख दो, और थीटा 0 रखोगे तो क्या होता है भाई,
कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, है ना, 0 का स्क्वायर 3 टाइम ऊपर से, ये 3 है, कॉस स्क्वायर 0, 1 मिनट ना, √3 कॉस 0 का स्क्वायर +1, कॉस 0 तो 1 होता है आपका, तो क्या बनेगा फिर 3 + 1, कॉस 0 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1, 3 + 1 क्या होता है 4, तो 4 का √ क्या हो जाता है √4 = 2, तो इसको सीधे लिख सकते हैं 2p/r³। ये किसके लिए होता है, एक्सियल पोजीशन के लिए होता है ये इक्वेशन, देखिए आ गए आप उसी कंडीशन पर। दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सियल पोजीशन, बिल्कुल आ गए फिर उसी पॉइंट पर हम लोग, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग, ये तो पहला हो गया, अच्छा इस पर एंगल कितना बना रहे हैं, फिर हम लोगों को पता है कि इस कंडीशन में इंटेंसिटी बाहर की तरफ लगता है, ऐसा आउटवर्ड्स, ठीक है, बाहर की तरफ में लगता है। अब बाहर की तरफ में लग रहा है मतलब यहाँ पर भी अल्फा एंगल क्या बनेगा भैया, अल्फा एंगल मतलब नेट इंटेंसिटी का जो एंगल है वो भी 0 डिग्री आना चाहिए, कुछ एंगल नहीं बना रहे हैं ना, सीधे बाहर की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पर थीटा को अगर मैं रख दूँ 0, क्योंकि थीटा 0 है ना, तो डायरेक्शन ऑफ ई या नेट इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं, tan अल्फा = हाफ ऑफ tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री क्या होता है फिर sin 0 जो होगा वही हो जाएगा, sin 0 0 होता है, और 0 क्या होता है खुद tan 0 होता है ना, तो अल्फा इक्वल क्या हुआ 0 डिग्री। इसमें एक स्टेप और लिख लो भाई, कंफ्यूज हो रहे तो, tan अल्फा = tan 0 डिग्री, तो अल्फा इक्वल 0 डिग्री। क्लियर हुआ ये पॉइंट, मतलब इसी डायरेक्शन में बनेगा, डायरेक्शन भी बता दिया, तो ये वेरीफाई हो गया ये इक्वेशन, और ये वाला आपका जो रिजल्टेंट इक्वेशंस है ये दोनों वेरीफाई हो गए। चलिए ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कंसीडर करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए क्या निकलना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इक्वेशन निकलना चाहिए, और क्या निकलना चाहिए, चलिए देखते हैं। इफ थीटा = 90 डिग्री, इफ थीटा = 90 डिग्री, देन उस कंडीशन में पॉइंट P विल लाई इन इक्वेटोरियल लाइन फ्रॉम डायपोल, है ना। देखो थीटा अगर 90 ले लूँ मैं, तो थीटा 90 के कारण ये वाला लाइन सीधे हो जाएगा एकदम, तो पॉइंट P यहाँ कहीं पर आ जाएगा, तो ये ऐसा देखोगे तो r डिस्टेंस पर है, लेकिन 90 डिग्री पर है, मतलब इक्वेटोरियल वाला इक्वेशन बनना चाहिए हम लोगों का। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा उस कंडीशन में, इक्वेशन 1 बिकम, अब देखो क्या था अपना इक्वेशन 1, E = 1/4 पाई E0, ठीक है, P/r³ √3 cos स्क्वायर 90 डिग्री +1, पर cos 90 तो 0 होता है भैया, cos 90 0 होता है, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो बचा क्या केवल 1, तो √1 इसका मतलब कुछ है क्या, नहीं, √1 तो 1 ही होगा, तो E क्या बचा फिर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट ऑफ P/r³ न्यूटन पर कूलॉम, विच इज द इक्वेशन फॉर कोएक्सियल पोजीशन। ये है इक्वेशन फॉर कोएक्सियल पोजीशन। चलो ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन क्या आना चाहिए भैया, याद कीजिए, ये देखिए, ये सीधे सीधे ऐसा ऐसा, मतलब डायपोल के क्या जस्ट पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट पैरेलल था ऐसे, तो हम लोगों का आंसर वैसे ही आना चाहिए डायरेक्शन का। तो रख के देख लेते हैं भाई क्या आता है। थीटा = 90 डिग्री है जब, है ना, उस कंडीशन पर हम लोगों का आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। तो tan अल्फा इक्वल क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ E लिख रहे हैं ना,
tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan 90 डिग्री। और मुझे बताइए tan 90 क्या होता है, sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 होता है आपका 1, cos 90 होता है 0, 1/0 मतलब इन्फिनाइट। तो tan अल्फा इक्वल क्या होगा, हाफ ऑफ इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का आधा क्या होता है, वो भी इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल इन्फिनाइट, लेकिन इन्फिनाइट तो खुद क्या होता है tan 90 डिग्री, इसलिए अल्फा क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 90 डिग्री हो जाएगा उस कंडीशन में। ध्यान से देखो, ये जो है ना आपका थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या बोल रहा है, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये इस वाले को मतलब ऐसा भी मान सकते हो आप, इससे 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 पूरा कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है 90 डिग्री बाहर की तरफ, ऐसा टाइप का। चलिए ये हुआ अपना चलिए ये क्या हुआ अपन का, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो काम आएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल के भी देख लेंगे, कोशिश करते हैं करने का। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल से क्या होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाता है हम लोगों का। तो न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, तीनों कंडीशन के लिए देख लेंगे, एक तो कोएक्सियल के लिए, एक इक्वेटोरियल के लिए और किसी और एंगल के लिए। चलिए न्यूमेरिकल लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन, टू चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम placed ten mm apart to each, ठीक है। अ पॉइंट, या ऐसे कर लीजिए ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to both charges at following conditions। कौन कौन से फॉलोइंग कंडीशन है, पहला इन एक्सियल पोजीशन एट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। दूसरा इन इक्वेटोरियल पोजीशन एट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। तीसरा at 45 degree from and 15 centimeter distance from center of dipole। देखिए एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, दो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम के, वो दोनों आपस में 10 mm के डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। हम लोगों को बोल दिया है ये चार चीज़ें फाइंड आउट करना है। पहला डायपोल मोमेंट फाइंड कीजिए आप,
दूसरा पूछ दिया है एक्सियल पोजीशन पर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, सेंट्रल से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन में आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तीसरा बोल दिया इक्वेटोरियल पोजीशन पर 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए करके। ठीक है, और चौथा पॉइंट बोल दिया है 45 डिग्री पर। अब देखिए यहाँ पर लगेगा जनरल कंडीशन, 45 डिग्री पर फाइंड आउट करना है हम लोगों को 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ठीक, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो बोले हैं डायपोल मोमेंट, उसको निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। गिवन है दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 5 माइक्रोकूलम, इसका मतलब बोलने का 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब 2L कितना दे दिया है 10 mm, है ना, 10 mm है ना, हाँ ये 10 mm, तो 10 mm इक्वल, अब इसको भी मीटर में ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 × 10⁻³ मीटर, या इसी को क्या बोल सकते हैं 10⁻² मीटर। ठीक है, ये हुआ। अब और कुछ दिया है क्या, तो पहले कंडीशन को निकालना है हम लोग को डायपोल मोमेंट। चलिए डायपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, Q × 2L करना पड़ता है, यही P है। P इक्वल या डायपोल मोमेंट इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम या 5 × 10⁻⁶ कूलम इंटू 2L क्या है 10⁻² मीटर, कूलम मीटर में आंसर आएगा इसका। P इक्वल क्या आएगा फिर 5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। ये रहा आपका डायपोल मोमेंट। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों का कैसा होगा ये डायपोल मोमेंट जो हम लोग देख रहे हैं वो माइनस चार्ज यहाँ पर, मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ये माइनस चार्ज है यहाँ पर और ये प्लस चार्ज है यहाँ पर, इनके बीच में डिस्टेंस है 10 mm का। ठीक है, ऐसे, चलिए ठीक है ये, और माइनस से प्लस जाता है डायपोल मोमेंट, तो P का वैल्यू आ गया 5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। ठीक है, ये हुआ एक बात। दूसरा क्या बोल रहा है, को एक्सियल पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है एट डिस्टेंस R इक्वल 15 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए L जो है उसका वैल्यू क्या आएगा, 2L का वैल्यू तो 10⁻² मीटर है, तो L क्या हो जाएगा, इसका भी याद है ना, हाफ ऑफ 2 इतना मीटर, या इसको बोल सकते हैं 0.5 × 10⁻³ मीटर, या इसी को क्या बोल सकते हैं 0.123, है ना, एक और आएगा ना 0, इतना मीटर, इसको बोल सकते हैं इतना मीटर। अब ये बताइए ये है L का वैल्यू और R का वैल्यू क्या बोल रहा है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब 0.15 मीटर या 15 × 10⁻² मीटर। अब बताइए 0.15 मीटर और इधर है कितना 0.0005 मीटर, कितना अंतर है, ये वही कंडीशन है ना, R का वैल्यू बहुत ज़्यादा है किससे, L से, तो हम लोग जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस आते हैं उनके जगह सीधे ये वाले इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, E = 1/4πE0, क्योंकि R का वैल्यू बहुत ज़्यादा है L से, तो L को नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम लोग, तो 2P/r³, ये वाला, क्योंकि ये एक्सियल के लिए होता है, एक्सियल के लिए देख रहे हैं ना, सॉरी एक्सियल पोजीशन के लिए, सेकंड क्वेश्चन में एक्सियल के लिए बोल रहे हैं, तो एक्सियल के लिए ये है। ठीक, तो एक्सियल सेंटर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर निकालना है हम लोग को, तो इंटेंसिटी जाएगा तो बाहर के डायरेक्शन में, तो क्लियर है अपन को। ठीक है, तो E क्या आना चाहिए फिर 9 × 10⁹, इसका वैल्यू फिक्स है, इंटू 2, P का वैल्यू हम लोगों को पता है, निकाल चुका है 5 × 10⁻⁸, और R का क्यूब मतलब 15 × 15 × 15 और 10⁻⁻⁶, ये हो रहा है। ठीक, ये 5 जा रहा है 3 बार और ये 3 जा रहा है इससे 3 बार और ये 3 जा रहा है इससे 5 बार, क्या क्या बच रहा है उसको लिख लेते हैं भाई। क्या क्या बच रहा है देखो, E = 10⁹ इंटू 10⁻⁸ इंटू 9 हो गया, 8 हो गया, और ये 6 वाला जो है ऊपर जाकर +6 हो जाएगा, ये हुआ, इंटू अब जो डिजिट बच रहे हैं हमारे 2, ठीक है, नीचे पे 15 और 5,
ये बच रहा है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए, ये 15 5 से 75 होता है, तो 275 ऐसा लिख सकते हैं सीधे, ठीक है। और ये होगा, या इसको ना, इसको ऐसा करते हैं ना, यहीं पर काट लेते हैं, ज़्यादा अपन रिजिड नहीं होते। 15 से, या ऐसा करो 15 5 से काट लेते हैं 0.4, तो ये 4/150 आ रहा है ना, 0.4 तो 4/150 कर दे रहा हूँ इसको। और ये सॉल्व करने पर 1 और 6 7, 10 की पावर 7 आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये 2 टाइम हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 75 टाइम, ये भाई 4 है ना फिर। हाँ, इसको काट लेते हैं, 0 पॉइंट हुआ तो 40 हो गया, और एक और 0 लगा देते तो 400 हो गया, ठीक है। 150 से कितने टाइम जाएगा 400, 2 टाइम में तो 300 हो जाता है, तो बचा 100। एक और 0 डाल देता हूँ मैं, तो एक और 0 डालेंगे तो कितना, 15 छक्के 90, ये तो ई इक्वल क्या आ रहा है 0.026 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। इसी को लिख सकते हो 26/10 का क्या क्यूब, है ना, 10 न्यूटन पर कूलम। इसी को लिख सकते हो ई 26 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये बन रहा है, ठीक है, 26 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। किस पर, एक्सियल कंडीशन पर बन रहा है ये चीज़। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पर सेम डिस्टेंस पर बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो भैया आपको पता है इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए क्या होता है वैल्यू, देखो इक्वेटोरियल के लिए हो जाता है ई इक्वेटोरियल इक्वल क्या होता है, ये 2 टाइम इक्वेटोरियल होता है ई एक्सियल के, है ना। तो इक्वेटोरियल निकाल दो तो हाफ हो जाएगा ये, तो एक्सियल का जो वैल्यू आया है उसका हाफ कर दो। अगर डिस्टेंस सेम है तो 15 सेंटीमीटर पे बोला हमको, तो क्या हो जाएगा 13 गुना न्यूटन पर कूलम, खत्म। इक्वेटोरियल के लिए ये आ रहा है फिर, तो तीसरा भी आ गया आपका। चलो अब चौथा है 45 डिग्री। अब यहाँ पर खेलना पड़ेगा, खेला, यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं। चौथा, जनरल पोजीशन के लिए थीटा दे दिया हम लोग को 45 डिग्री, और दूसरी बात दे दिया है r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये तो वही है, सेम डिस्टेंस है, ठीक। इसके जगह आप लिख सकते हो 15 इंटू 10 पावर -2 मीटर। आइए इंटेंसिटी क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं। 1/4 पाई ई नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। अब थीटा क्या बोला है इसने, 45 डिग्री लेने के लिए बोला है, तो ई इक्वल क्या होगा 9 इंटू 10 पावर 9। अच्छा ये देखो, ये पी अपॉन आर क्यूब है ना, याद रखिए, ये पी अपॉन आर क्यूब कब आता था, ये आता था जनरली हम लोगों का इक्वेटोरियल कंडीशन के लिए रहता था ये 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट पी अपॉन आर क्यूब। तो इसके जगह मैं सीधे ये रख सकता हूँ क्या, 13 इंटू 10 पावर 4, बिल्कुल रख सकता हूँ, है ना, यही तो है। तो अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या है cos 45, cos 45 का स्क्वायर बोल रहे हैं। cos 45 क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 करने बोल रहा है, ये कर लेते हैं, अंडर रूट में है, ठीक। तो 3/2 में एक को जोड़ने से कितना आएगा भैया आंसर 5/2, 5/2 बोल रहा है ये, और 5/2 अंडर रूट में है, उसका आंसर कितना निकालोगे फिर, कैसे निकालोगे फिर 5/2 अंडर रूट, आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो ये बन रहा है ई इक्वल 13 इंटू 10 पावर 4, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं 2.5, लिख सकता हूँ 5/2 को 2.5, ठीक है। ई इक्वल क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 10 पावर 4, 2.5 को क्या लिख सकता हूँ 25/10 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है लिख सकते हैं भैया। तो ई इक्वल क्या होगा फिर 13 इंटू 10 पावर 4, ये तो हो गया 5, बचा अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 10 अंडर रूट कितना आता होगा 3.2 के नियर बाई 1/2 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक। तो अंडर रूट 10 की जगह मैं 3 पॉइंट क्या लिख सकता हूँ ऑलमोस्ट 1 ऐसा लिख सकता हूँ।
या 3 भी कंसिडर कर सकते हो, एकदम एग्जैक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो E इक्वल क्या होगा फिर 3.1 है मान लीजिए, तो 13 इंटू 5 65 होता है, और इधर है 3.1 इंटू 10 पावर 4। इसको सॉल्व करोगे अगर तो कितना आएगा फिर, इसमें से हटा लो ये, ठीक है 650 हो गया। 31 2 जा 62 होता है, ठीक है 31 2 जा 62, कितना बचा फिर 30। तो ये लगभग लगभग चले जा रहे हैं ना भाई, एक बार में 21 टाइम में चले जा रहे हैं, लगभग लगभग है ना। ये 20 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको सीधे ऐसे ही लिख सकते हैं अपन। तो ये आ रहा है न्यूटन पर कूलम। किस में ज़्यादा आ रहा है अपना आंसर बताओ। ये 13 था, 13 10 पावर 4, वो 26 10 पावर 4 था, ठीक है। कौन सा वाला, कौन सा वाला, एक्सियल वाला 26 10 पावर 4 था, ये 13 10 पावर 4 है, ये 21 10 पावर 4 है। मतलब एक्सियल का, उसके बाद 45 डिग्री का, फिर 90 डिग्री का, ये है आंसर। अच्छा इसमें एंगल क्या रहेगा, एंगल तो निकाले नहीं हो आप इस वाले के लिए, जनरल पोजीशन के लिए क्या होगा एंगल, एंगल होता है tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, याद है ना, tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, थीटा क्या है 45 डिग्री, और 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो हाफ आ जाएगा। हाफ किस में आता है फिर tan के, देखना पड़ेगा, आता है किसी में 1/√3 आता है, 1 आता है, फिर √3 आता है, फिर इन्फिनाइट आता है, फिर इधर 0 आता है, ऐसे रहता है भैया। हाफ कहाँ पर आता है फिर, इसके बीच में आता होगा 0 और 1 के बीच में कहीं पर। इसको देख लो, ये क्या है 1/√3 बोल रहे हैं, तो 1/√3 का वैल्यू क्या होगा 1.71 ये होता है, ये 0 0 तो 100/171 ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। कितने बार में जाएगा ये पॉइंट, तो डल गया 1017 1 है ना, 5 बार में देखो 855, तो ये लगभग आ रहा है, ये कितना डिग्री होता है 30 डिग्री, ठीक है लगभग 30 डिग्री होता है। तो अपना भी 855 होकर 0.5 समथिंग आ रहा है, तो 30 से थोड़ा सा कम रहेगा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, tan ऑफ मान लो 27 डिग्री, तो अल्फा क्या आ रहा है 27 डिग्री, तो 27 डिग्री से क्या रहेगा, ये ऊपर वाला जो जा रहा था ना ऐसा, और एक इससे परपेंडिकुलर जाता है ऐसा, तो नेट इंटेंसिटी ऐसा जाएगा, अल्फा इक्वल 27 डिग्री, ठीक है। ये डायपोल है आपका ऐसा, ठीक ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगले में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण टॉर्क, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना टॉर्क पड़ता है ये देखेंगे, और साथ में उसके अगले टॉपिक में देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला वर्क डन करना पड़ रहा है तो कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे हम लोग, ठीक है। आज के चैप्टर को, आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।